हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन क्या होती है, तथा साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो भी उपयोगिता होती है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने चैप्टर 5 की कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, तो अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब यह एक ऐसी तकनीक होती है या टेक्निक है जिसके माध्यम से हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो किसी व्यक्ति की यदि हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की हम पहचान कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी खोज है वो एलेक्स जेफरी नामक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1985 में सबसे पहले किसको खोजा, इस अंगुली छापन यानी कि डीएनए अंगुली छापन विधि को खोजा, या हम कह सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा सबसे पहले। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की, तो एलेक्स जेफरी ने की थी 1985 में, 1985 में। चलिए, इसके बाद यदि हम भारत में बात करते हैं तो भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी आधारशिला सबसे पहले, या हम ये कह सकते हैं इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ किया था। तो भारत में इसकी खोज किसने की थी, तो भारत में डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने इसको प्रारंभ किया था। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि होती है इसको समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मली प्रोसेस है जिसको आपको 3 से 4 स्टेप में समझना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मान लीजिए व्यक्ति का जिसका कि डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना है, उस व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, बेसिकली यदि हम पहले स्टेप में बात करते हैं तो इस तकनीक में सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जो भी वंचित व्यक्ति है उसके डीएनए का सैंपल जो है प्राप्त किया जाता है। और डीएनए का जो सैंपल होता है वो बेसिकली रक्त से तैयार किया जाता है। लेकिन यह भी नहीं है कि खाली रक्त से ही डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं, या डीएनए का जो सैंपल है ऐसा भी नहीं है कि केवल रक्त से ही तैयार किया जा सकता है। तो रक्त के अलावा भी कई सारे माध्यम जैसे वीर या सीमेन, इसके अलावा बोन मैरो या अस्थि मज्जा, तथा साथ ही साथ जो बाल होती है हेयर, उससे भी डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस तकनीक में क्या किया जाता है कि डीएनए का सैंपल जो है रक्त से या ब्लड से प्राप्त किया जाता है। और इस कार्य के लिए डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा मात्रा में भी डीएनए का सैंपल नहीं लेना है, अल्प मात्रा में ही काम हो जाएगा। देखिए, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि प्राप्त डीएनए जो सैंपल होता है उसको एक एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। देखिए, बेसिकली जब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, उसमें आपने देखा होगा कि एक एंजाइम होता है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का काम होता है डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ना। तो डीएनए के खंडों को तोड़ना काम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का काम, और जोड़ना होता है लाइगेज एंजाइम का काम। तो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम किया करता है। तो यहां पे देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। तो जो सैंपल हमने प्राप्त किया है उस सैंपल में अब हम क्या करेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है इसकी क्रिया कराएंगे, और क्रिया कराने के पश्चात जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो जो जेल से प्राप्त डीएनए होता है, देखिए सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से क्रिया कराएंगे, और उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। लेकिन इसके पहले क्या किया जाता है कि जो जेल से प्राप्त डीएनए होते हैं उसको नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्टर मेम्ब्रेन होती है, उस नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्टर मेम्ब्रेन के द्वारा इसको स्थानांतरित किया जाता है। और स्थानांतरित करने के पश्चात इस फिल्टर को 8 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है। बेसिकली 2 से 3 दिन रखा जाता है।
तो इस प्रोसेस में 8 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है, जिससे कि फिल्टर पर डीएनए का क्या बन जाता है, प्रोब बन जाते हैं। कई सारे डीएनए के प्रोब जो हैं फिल्टर पर आपको दिखाई देने लगेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तकनीक में सबसे पहले तो क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना होता है उसके डीएनए का सैंपल लेते हैं। वो डीएनए का सैंपल ब्लड से ले सकते हैं, वीर्य से या अस्थि मज्जा या आपकी बालों से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है, और जब डीएनए का सैंपल प्राप्त हो जाता है तो अगले स्टेप में उसको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया कराया जाता है, जिसके कारण डीएनए के खंड आपस में टूट जाते हैं। और फिर अगले स्टेप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्रिया कराई जाती है, जिसके द्वारा फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। यह जो जेल से प्राप्त डीएनए होता है इसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन से स्थानांतरित कराया जाता है। तो जब इसको स्थानांतरित कराया जाता है, जिसके बाद फिल्टर को 8 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है, जिससे कि फिल्टर पर डीएनए के क्या बन जाते हैं, कई सारे प्रोब दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जब इन डीएनए प्रोबों को धोते हैं, उसको धोने के पश्चात जब इनका ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनका विश्लेषण किया जाता है तो इससे जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देते हैं। देखिए, जो प्रोब बन जाते हैं उसको धोने के बाद फिर कई सारे उसमें क्या दिखाई देने लगते हैं, बैंड्स दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, ये जो बैंड्स प्राप्त हुए हैं, तो डीएनए का ये जो लास्ट में फिंगरप्रिंट का बैंड्स तैयार हुआ है, इस प्रकार जेल पर जो बना ये बैंड्स होता है, इस डीएनए को यदि कोई व्यक्ति शक के दायरे में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि यही व्यक्ति जो है अपराधी है, अब उसका पता लगाना है, तो हमने वंचित व्यक्ति का क्या लिया, डीएनए का सैंपल तैयार कर लिया, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति पर शक है उस शक के दायरे में आए हुए व्यक्ति के डीएनए का भी फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है, और उसके फिंगरप्रिंट से इस प्रोब को मिलाया जाता है। दोनों प्रोब में यदि फिंगरप्रिंट्स में दोनों के यदि बैंड्स क्या होते हैं, एक समान यदि दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि वही व्यक्ति क्या है, अपराधी होता है। और यदि व्यक्तियों के आपस में क्या नहीं मिल रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स में बैंड्स यदि एक समान दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। तो इस प्रकार से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि है, इसके द्वारा किसी भी अपराधी का पता लगाया जा सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में आपने क्या देखा, पूरी की पूरी प्रोसेस में आपने सबसे पहले क्या देखा कि इस तकनीक में सबसे पहले क्या किया जाता है कि डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। अब वो डीएनए का सैंपल जो है रक्त से तैयार किया जाता है, या इसके अलावा वीर्य, अस्थि मज्जा या बालों से भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन प्राय सामान्यता जो है ब्लड से ही तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लड से ही बस तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारे माध्यमों से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो सैंपल प्राप्त होता है इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा क्रिया कराया जाता है, तथा इसके पश्चात तीसरी स्टेप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है, जिस कारण से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है। फिर यदि हम इसकी बात करते हैं तो जो भी जेल से प्राप्त डीएनए होता है उसको क्या किया जाता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्टर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से इसको स्थानांतरित कराया जाता है, जिसके पश्चात इनको 8 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में भी रखा जाता है, और फिल्टर पर कई सारे फिर डीएनए के प्रोब दिखाई देने लगते हैं। और इन डीएनए के प्रोब को आपस में जब धोते हैं तो इसमें कई सारे डीएनए के बैंड्स दिखाई देने लगते हैं, और वही डीएनए के जो बैंड्स दिखाई देते हैं, सेम डीएनए के बैंड्स यदि किसी भी व्यक्ति शक के दायरे में आया जो व्यक्ति है, उसके फिंगरप्रिंट्स के यदि बैंड्स जो हैं इसी समान दिखाई देते हैं, मतलब वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। चलिए, इसके बाद जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता है वो भी कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली उपयोगिता क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, यह फोरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्याओं के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम फोरेंसिक प्रयोगशाला में भी कई सारे इसके यूजेस हैं। इसके अलावा कोई भी कानूनी समस्याओं का समाधान भी इसके द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का यदि कोई अपराधी है उसकी भी पहचान जो है करने में यह विधि अत्यंत उपयोगी है। दूसरा यहाँ पे यूज क्या है, दूसरा उपयोगिता क्या है कि जो पृथ्वी पर जो भी जीव जाति की उत्पत्ति हुई है तथा अन्य जातियों के साथ उनके संबंधों की जानकारी जो होती है वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इसके अलावा तीसरी उपयोगिता क्या है
कि कभी कभी देखिए परिवार में पितृत्व की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब कोई महिला ये कहती है कि अमुक व्यक्ति जो है इस बच्चे का पिता है। मतलब कोई भी महिला यदि ये कहे कि मेरे बच्चे का यह पिता है, किसी व्यक्ति को यदि ये कहती है कि ये मेरे बच्चे का पिता है, तो अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में इस विधि का उपयोग करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति ही इस बच्चे का पिता है कि नहीं है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके कई सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो बेसिकली कानूनी संबंधी जो भी समस्या का समाधान है या अपराधियों को पकड़ना हो, तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आजकल काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।